उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी पिछली वीडियो जो थी वो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 था, क्लास 9 का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में बात किया था और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन किए थे। और मैं बता दूं कि जिन लोगों ने उसे देखा नहीं है उसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। तो खैर आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। और इसमें हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में बात करने वाले हैं, सीरीज में और पैरेलल में। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, इससे सवाल आप लोगों को किस तरह से बनेगा एग्जाम में। तो चलिए फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जैसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊं वो इंस्टेंटली आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं उस दिन आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं कि ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर करता है कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, जो कि आपके करंट के फ्लो को धीमा करता है, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो तरीके का होता है हमारा, एक होता है हमारा सीरीज में और दूसरा होता है हमारा पैरेलल में। यानी कि जो अलग अलग रेजिस्टेंस होता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ दो तरीके से। एक तो आपका सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अब ये किस तरह से, और दूसरा आपका पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि सीरीज में किस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और सवाल इससे किस तरह का आप लोगों को बनने वाला है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है टंगस्टन का, जो कि दो ब्रास टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इसमें यहाँ पे दो ऐसे टर्मिनल होता है, ब्रास टर्मिनल, और फिर इससे जो है आपका ये टंगस्टन वायर जो है, ये वायर है, ये आपका कनेक्टेड होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये पतला सा वायर होता है आपका टंगस्टन का, जो इस दो ब्रास टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ये टंगस्टन वायर होता है, ठीक है, ये टंगस्टन वायर होता है, बहुत पतला पतला होता है इसका तार। अब देखिए बच्चों, जब टर्मिनल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं बल्ब के ड्राई सेल से, अब मान लीजिए इसको हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक ड्राई सेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लेते हैं इसको इस तरह से कुछ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। ये आपका बल्ब जो है ये जलने लगेगा, ये आपका बल्ब जो है ये जलने लगेगा। अब अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बल्ब को, तो हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जो पतला सा हमारा तार है टंगस्टन का, ये व्हाइट हो जाता है। ये जो हमारा पतला पतला तार है टंगस्टन का, ये हमारा व्हाइट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रास टर्मिनल नहीं है जो कि लाइट एमिट कर रहा है, बल्कि ये जो तार है हमारा पतला पतला जो टंगस्टन का तार होता है, वो आपका लाइट एमिट करता है, वो आपका व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। अब देखिए जो आपका टंगस्टन का तार है, मैं आपको बता दूं कि ये टंगस्टन का तार जो है ये इलेक्ट्रिकल करंट के पैसेज में जो है फ्रिक्शन ऑफर करता है। फ्रिक्शन मतलब कि अब जैसे हम लोग चलते फिरते हैं तो किस वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये जो आपका टंगस्टन वायर है ये फ्रिक्शन ऑफर करता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में। इस वजह से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल वर्क जो है यहाँ पर हो रहा है इस फ्रिक्शन को रोकने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब ये टंगस्टन का तार जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा जो कि आपका इस फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश करेगा। और इस वजह से चूंकि यहाँ पर इस फ्रिक्शन को जो ऑफर कर रहा है ये टंगस्टन का वायर, इसको चूंकि आपका रोकने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट विल चेंज इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ये चीज कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस तरह से लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है ये टंगस्टन का तार, यहाँ पर टंगस्टन का तार जो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को जो है रोकने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हम लोग इसको कह रहे हैं रेजिस्टेंस। अब चूंकि ये इसका जो फ्रिक्शन है जो टंगस्टन का तार ऑफर कर रहा है ये आपके पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है,
तो इस वजह से इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को धीमा कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। Now we'll study about the resultant resistance। अब देखिए नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके समझने वाले हैं अच्छी तरीके से along with the diagram। So I'll explain you guys that how they'll ask you questions in exam, if they ask you about series or even if they ask you about parallel, how to connect resistance in parallel and what happens when we connect resistance in series and parallel। So let's rub it first and I'll explain it to you guys। अब देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, अब अलग अलग बल्ब को हम लोग सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे और पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से ही मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, जिसमें पहले वाले सेटअप में हम लोगों ने एक बल्ब का इस्तेमाल किया है, दूसरे में 2 का और तीसरे में 3 का, जिसमें से आपका एक फ्यूज बल्ब है, एक फ्यूज है बीच में। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहला वाला आप लोग डायग्राम देख सकते हैं और जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले वाले डायग्राम में हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक बल्ब को एक ड्राई सेल से कनेक्ट कर देना है स्विच का इस्तेमाल करके। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोगों ने इस ड्राई सेल से कनेक्ट कर दिया है स्विच का इस्तेमाल करके। अब जब सर्किट को क्लोज करेंगे, आप लोग की को दबा के जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब जो है आपका ग्लो कर रहा है। अब दूसरी बार हम लोग 2 बल्ब को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, यानी कि एक साथ हम लोग 2 बल्ब को सीरीज का मतलब ये देखिए एक लाइन में एक बराबर एक लाइन में हम लोग सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे, 2 बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर भी हम लोग इसको ड्राई सेल से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से कि एक बल्ब का जो पॉजिटिव होगा वो दूसरे बल्ब के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि एक बल्ब का जो पॉजिटिव एंड होगा वो दूसरे बल्ब के नेगेटिव एंड से आपका कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करेंगे, स्विच को दबाकर जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे दोनों बल्ब जल तो रहा है लेकिन डिम लाइट के साथ जल रहा है। ये देखिए ये बहुत ज्यादा लाइट के साथ जल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये आपका डिम लाइट के साथ जलेगा। ये आपका डिम लाइट के साथ जलेगा, दोनों बल्ब ये आपका डिम लाइट के साथ जलेगा। अब देखिए तीसरी बार हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 3 बल्ब को इसी तरह से हम लोग 3 बल्ब को जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपका और ज्यादा डिम लाइट के साथ जलेगा, और ज्यादा डिम लाइट के साथ जलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बल्ब को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में तो उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो एड अप हो जाता है। याद रखिएगा, जब सीरीज में आप 2 या 3 या 4 जितने भी बल्ब को कनेक्ट करेंगे, ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जो है उनका रेजिस्टेंस जो है वो एड अप होता जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, you can note it down। ऐसा क्यों होता है कि the bulb glows dimly? Why? They can ask you the reason for this, so you have to write because when the bulb are connected in series their resistance add up and hence total resistance increases। अब चूंकि टोटल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा आपका इंक्रीज होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, जिसकी वजह से वो करंट को स्लो डाउन करेगा, उसको धीमा करेगा और टोटल करंट आपका कम हो जाएगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, ये तो आपका 3 केस में ऐसा हुआ। तीसरे वाले का डायग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया है कि 3 बल्ब को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जिसमें किसी की तीनों बल्ब आपका अच्छा है तो फिर आपका रेजिस्टेंस जो है एडअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका करंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है ये डिम लाइट के साथ ग्लो करेगा। तीसरा सेटअप मैंने इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि वो सेम ऐसा ही सेटअप होगा जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक बल्ब का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर 2 का किया है, तो तीसरे वाले सेटअप में हम लोग को we have to use 3 bulbs, ठीक है। But here as you can see I have drawn a diagram over here in which the second bulb or the mid one is fused bulb, it's a fused bulb, okay। So let's try to understand and observe what happens over here। अब देखिए तीसरे वाले केस में जहां पे हम लोग 2 की जगह 3 बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, अभी फ्यूज वाले की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 2 अच्छे बल्ब की जगह 3 अच्छे बल्ब को 3 नॉर्मल बल्ब को हम लोग कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो एडअप हो जाता है, जिसकी वजह से करंट कम फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आपका बल्ब डिम लाइट के साथ ग्लो करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है तो हर बल्ब में जो है आपका करंट जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर जो है वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जो है वो आपका सेम है, इस वजह से जो करंट यहाँ पर आपका फ्लो हो रहा होगा बल्ब में वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है वो डिमली यानी कि कम लाइट के साथ जो है ग्लो करेगा, लेकिन ग्लो करेगा। यह चीज याद रखिएगा। और इस तरह से आप सीरीज में जितना ज्यादा बल्ब बढ़ाते जाएंगे उनका रेजिस्टेंस और ज्यादा एडअप होता जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ्लो ऑफ करंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो होगा,
जिसकी वजह से आपका करंट कम हो जाएगा। अब चूंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अक्रॉस द एंड्स, तो आपका जो बल्ब है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वो डिवाइड हो जाएगा ना अलग अलग बल्ब में, तो ऑब्वियसली वो बल्ब जो है वो डिम लाइट के साथ ग्लो करेगा। अब देखिए नॉर्मल ये चौथा वाला कंडीशन जो है ये स्पेशल कंडीशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सर्किट को ब्रेक कर देंगे एक फ्यूज बल्ब का इस्तेमाल करके। अब जैसे ही हम लोग दो अच्छा बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और एक फ्यूज बल्ब का बीच में इस्तेमाल करेंगे सीरीज में कनेक्ट करके, इस तरह से एक लाइन में सीरीज में कनेक्ट करके, तो चूंकि ये बल्ब आपका फ्यूज है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये बल्ब आपका फ्यूज है। तो इस वजह से क्या होगा, नन ऑफ द रिमेनिंग बल्ब्स विल ग्लो, नाइदर दिस वन नॉर दिस वन विल ग्लो, ठीक है, तीनों में से कोई बल्ब भी जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ये तो खैर फ्यूज है इस वजह से ग्लो नहीं करेगा, और चूंकि ये यहाँ पर फ्यूज होने के कारण सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है, चूंकि करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा, पास ही नहीं करेगा, एज दिस वन इज फ्यूज, तो ये दोनों भी आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए कंक्लूड इससे हम लोग ये कर सकते हैं, सबसे पहला कंक्लूजन तो यहाँ पे ये निकलेगा कि सम टोटल जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये सवाल आप लोग को बन सकता है कि राइट एनी टू कंक्लूजन्स व्हेन वी कनेक्ट द बल्ब्स और व्हेन वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब हम लोग बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फिर आपका कंक्लूजन क्या होता है, सबसे पहला ये है कि सम टोटल जो आपका रेजिस्टेंस जो होगा ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा आप बल्ब बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी आपका क्या होता जाएगा, एड अप होता जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब्स के साथ आपका रेजिस्टेंस जो है वो एड अप होता जाएगा। इस वजह से करंट जो है हर एक बल्ब में करंट जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ओम्स लॉ के मुताबिक जो है करंट आपका क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और वो आपका डिवाइड हो जाएगा अलग अलग बल्ब्स में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका सेम है, तो वो आपका डिवाइड हो जाएगा अलग अलग बल्ब्स में। अब जितना ज्यादा बल्ब होगा उतना ज्यादा डिवीजन होगा, और जितना ज्यादा आपका डिवीजन होगा उतना ही कम यानी कि डिम लाइट के साथ बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ये तो आपका पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन ये है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा। दूसरा कंक्लूजन आपका ये है कि जो बल्ब को आप लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है ये साइमल्टेनियसली काम करेगा सर्किट में, यानी कि ये जलेगा फिर ये जलेगा फिर वो जलेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली काम करेगा। और अगर मान लेते हैं हम लोग सर्किट को कहीं पर भी ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस कंडीशन में यहाँ पर फ्यूज बल्ब का इस्तेमाल करके किया है, तो फिर क्या होगा, व्हाट हैपेंस कि नन ऑफ द बल्ब्स ग्लो, यहाँ पर कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो पहला आप लोग कंक्लूजन आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आस्क यू इन एग्जाम दैट व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द कंक्लूजन व्हेन वी कनेक्ट द बल्ब्स इन सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, यानी कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो एड अप होता जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला कंक्लूजन ये है कि अगर सर्किट को आप ब्रेक करते हैं, ठीक है, इफ सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट को आप लोग ब्रेक करते हैं, नन ऑफ द बल्ब ग्लो, ठीक है, नन ऑफ द बल्ब ग्लोज। पहले वाले में क्या कर रहे थे, जितना ज्यादा बल्ब बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस जो है आपका एड अप होता जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं, जस्ट नोट इट डाउन। फर्स्ट कंक्लूजन इज द सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज increases with the increase in number of bulbs, so the current flowing through each bulb decreases and each bulb glows dimly. The second conclusion is the bulb in series works simultaneously in the circuit, full stop. If the circuit is broken anywhere between the bulbs, none of the bulbs glow. तो ये आपका दो कंक्लूजन था बच्चों। तो चलिए फटाफट से, if you want to take the screenshot you can take it. रीसेट जाता हूँ। So now let's submit, and now we'll try to understand the resistance in parallel. So let's submit. एक चीज मैं इसको रब करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिनके पास ये किताब है, धीरन एम दोषी की लिखी हुई किताब है, रत्ना सागर पब्लिकेशन की, लिविंग साइंसेस, फिजिक्स, लिविंग साइंस, तो ये अगर आपके पास है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट में हर एक चीज यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, इससे बाहर आप लोगों को कोई सवाल इंशाल्लाह नहीं आएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर समझाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे पहले से ही देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ना कि सीरीज में। अब नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस हियर। अब देखिए सवाल किस तरह से आएगा ये भी मैं आपको बताते चलूंगा कि रेजिस्टेंस को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आप लोग एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे क्या होता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला वाला आप लोग केस यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल बल्ब को, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर ड्राई सेल से कनेक्ट कर देंगे एक स्विच का इस्तेमाल करके,
तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब सर्किट आपका क्लोज होगा, यानी कि जैसे ही हम लोग स्विच को दबाएंगे तो सर्किट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो प्रॉपर्ली ग्लो करने लगेगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने दो बल्ब्स का इस्तेमाल किया है ड्राई सेल से कनेक्ट करके, इस दोनों ही बल्ब को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है इस तरह से। देखिए पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट होता है, सीरीज में हम लोग एक ही लाइन में कनेक्ट कर रहे थे बराबर से, यहाँ पे पैरेलल में हम लोग कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने सेटअप बना रखा है। अब देखिए जैसे ही हम लोग दो बल्ब का इस्तेमाल करके ड्राई सेल से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि एक पॉइंट जो होगा बल्ब का वो आपका पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगा ड्राई सेल के, और दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा एंड जो होगा बल्ब का, वो आपका नेगेटिव एंड से कनेक्ट होगा ड्राई सेल के। अब देखिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, इट इज सेड टू बी इन द बल्ब्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप लोग सर्किट को क्लोज करेंगे स्विच को दबाकर, तो फिर आपका सर्किट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों बल्ब आपका ब्राइटली ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तीन बल्ब्स का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, क्योंकि इसी तरह से हम लोग तीन बल्ब्स को एक और बल्ब को इसके नीचे ऐड करके कनेक्ट कर देंगे, और फिर जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे फिर से हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा दो की जगह अगर तीन को कनेक्ट करेंगे तो तीनों का तीनों बल्ब जो है वो सेम लाइट के साथ जो है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ब्राइटली ग्लो करेगा नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग तीन बल्ब को कनेक्ट करेंगे या फिर जैसे ही बल्ब्स को हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस डिवाइड होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो एड अप हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आपका डिवाइड होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। पैरेलल के कंडीशन में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होने लगता है जितना आप बल्ब का नंबर बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मतलब कि सेम ब्राइटनेस के साथ अगर आपसे सवाल पूछ दे कि हम लोग कितना भी बल्ब का नंबर बढ़ा दें पैरेलल में कनेक्ट जब हम लोग करते हैं बल्ब्स को, तभी आपका जो है वो सेम ब्राइटनेस के साथ बल्ब क्यों ग्लो करता है, अगर ये रीजन आप लोगों को पूछ दे तो यू कैन राइट इट, जस्ट नोट इट डाउन द आंसर। व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल its resistance is divided, or the resistance is divided and hence decreased. So the current drawn from the cell increases, but the current in each bulb remains the same. ठीक है, since the potential difference across each bulb is same. अब देखिए यहाँ पर होता क्या बच्चों, ये बल्ब जो है सारा बल्ब चाहे आप कितना भी नंबर बढ़ा दें पैरेलल में जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो सेम ब्राइटनेस के साथ ही ग्लो करेगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब आप बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होने लगता है। जितना ज्यादा बल्ब बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होने लगेगा और इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होने लगता है। और हम लोग जानते हैं उस लॉ के मुताबिक कि रेजिस्टेंस जितना डिक्रीज होगा उतना करंट जो है वो इंक्रीज होगा। हम लोग जानते हैं कि I जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यानी कि करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चूंकि डिवाइड होता जा रहा है तो करंट आपका क्या होता है, करंट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, करंट आपका बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका घटता जाएगा ओम्स लॉ के मुताबिक। लेकिन करंट जो है हर बल्ब में वो आपका सेम ही सप्लाई होगा, जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना करंट यहाँ भी फ्लो करेगा और जितना भी आप बल्ब बढ़ा दें उसमें आपका सेम करंट ही फ्लो करेगा। ऐसा इस वजह से होता है। आप पूछेंगे कि करंट आपका सेम क्यों फ्लो करेगा, जब करंट आपका इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपका सेम क्यों फ्लो, सेम इसीलिए फ्लो करेगा क्योंकि करंट आपका जितना भी इंक्रीज हो जाए वो आपका बराबर से इसमें जितना फ्लो करेगा उतना ही इसमें, उतना ही नीचे वाले में, उतना ही नीचे वाले में, सब में सेम फ्लो करेगा क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यानी कि V आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस ईच बल्ब, ठीक है, अक्रॉस ईच बल्ब द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ईच बल्ब। तो ये आपका इसका रीजन हो गया और इस वजह से हर बल्ब जो है वो सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा जैसा कि आपका पहले वाले कंडीशन में हो रहा था। जितने ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा था उतने ही ब्राइटनेस के साथ यहाँ भी ग्लो करेगा, उतने ही ब्राइटनेस के साथ अगर 3 बल्ब 4 बल्ब 5 बल्ब को भी कनेक्ट करेंगे पैरेलल में इस तरह से तो भी ग्लो करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज सेम। अब तीसरा वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग सर्किट को ब्रेक कर देते हैं एक फ्यूज बल्ब का इस्तेमाल करके, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में भी किया था, तो फिर आपका क्या होता है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये फ्यूज बल्ब जो तो ग्लो नहीं करेगा आपका, लेकिन these two bulbs, the first one and the last one, continues to glow brightly with the same brightness in the as it was in the first case and the second case. So I think you guys understand till here कि आपका पैरेलल में कनेक्ट होने से क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है तो क्या होता है,
किस तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और सवाल आपका किस तरह से पूछ सकता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने रीजंस का भी सवाल बनाया है और कंक्लूजन से भी सवाल आ सकता है कि आपका जो है क्या आप कंक्लूड करते हैं अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में या फिर बल्ब्स को जो है वो पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं। सो व्हाट्स यू कैन यू हैव टू राइट द 2 or 3 कंक्लूजंस, 2 कंक्लूजंस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंक्लूजन लिखा देता हूँ बच्चों, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप लोग को डिक्टेट करके इसका आंसर जो है वो लिखवा दूंगा। सबसे पहला कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि सम टोटल जो होगा रेजिस्टेंस का पैरेलल में, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिक्रीज करता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका डिवाइड होता जाएगा। जितना ज्यादा बल्ब का आप नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट विल हैपन, मोर करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ज्यादा करंट जो है वो सेल से ड्रॉ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो यहाँ पे घटता जा रहा है। अब देखिए, हालांकि करंट जो पास कर रहा है हर बल्ब से वो सेम है। मैंने भी बताया था कि हालांकि करंट जो पास कर रहा है वो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। हर सारे बल्ब में जितना 3 बल्ब 4 बल्ब जितना ही बढ़ा दे, सारे बल्ब में आपका करंट यहाँ पर हालांकि सेम होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ईच बल्ब विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस एज इन केस ऑफ द सिंगल बल्ब। जैसा आपका सिंगल बल्ब जिस ब्राइटनेस के साथ जल रहा था, यहाँ पर बाकी बल्ब भी आपका सेम ब्राइटनेस के साथ जलेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ जा रहा है और इक्वली जो है वो स्प्लिट कर जा रहा है। यानी कि जितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उतना यहाँ पे, उतना तीसरे वाले में, उतना चौथे वाले में फ्लो करेगा। अब देखिए, दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि जो आपका बल्ब में जो आपका इंडिपेंडेंटली बल्ब जो है वो काम करेगा सर्किट में। यानी कि अगर आप बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो आपका इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं थर्ड वाले कंडीशन में कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूज बल्ब का इस्तेमाल कर रखा है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, अगर ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर इस सर्किट के ब्रेक होने की वजह से ये बल्ब या फिर ये बल्ब भी आपका काम नहीं करता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो इट डजंट मैटर वेदर यू आर ब्रेकिंग द सर्किट बाय यूजिंग अ फ्यूज बल्ब, इट वोंट यहाँ पे इसको it won't create distraction for this bulb and it will continue to glow with the same brightness over here. Either we talk about the first one or the third one, last one. अब देखिए बच्चों, इसको आप लोग लिख सकते हैं, दोनों कंक्लूजन को मैं डिक्टेट कर रहा हूं, उसे लिख लीजिए। पहला कंक्लूजन ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड करता जाएगा, रेजिस्टेंस डिवाइड, जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि बल्ब जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बल्ब्स वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बल्ब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप सर्किट ब्रेक भी कर देते हैं, फ्यूज बल्ब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इट वोंट मैटर एट ऑल। सो राइट द फर्स्ट कंक्लूजन, दे कैन आस्क यू इन योर एग्जाम, इट्स इंपॉर्टेंट कि when the bulbs are connected in parallel, the first conclusion is the sum total of resistance in parallel decreases with the increase in number of bulbs. So more current is drawn from the cell. The current passing through each bulb remains the same, so each bulb glows with the same brightness as in case of a single bulb connected to the cell. ये आपका पहला कंक्लूजन था। स्लो करके भी आप लोग वीडियो को देख सकते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। दूसरा कंक्लूजन ये है कि the bulbs in parallel work independently in the circuit. If the circuit is broken anywhere between the bulbs, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है फ्यूज बल्ब का इस्तेमाल करके, the remaining bulbs keep glowing, the remaining bulbs keep glowing। तो ये था हमारा सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सवाल किस तरह से आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो इंशाल्लाह आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेके आया है, चेंजेस भी लेके आया है, मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस लेके आया है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी जो है उसने हमें हेल्प किया है कि हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और मशीन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो इजी हो गई है और फास्ट भी हो गई है। इजी तो हो गई है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट भी हो गई है। लेकिन एक्सटेंसिव यूज, हद से ज्यादा जो यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का,
ज्यादा से ज्यादा मशीन्स और ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में जो है वो डिग्रेडेशन आ गया है, यानी कि एनवायरनमेंट की बर्बादी हो रही है इसकी वजह से। कैसे? अब देखिए, हद से ज्यादा जो एमिशन हो रहा है कुछ हार्मफुल गैसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें इंडस्ट्रीज में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो, और इसके अलावा भी बहुत सारा हार्मफुल गैसेस है जो कि आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो रिलीज होता है, उस तरह की इंडस्ट्रीज में, जिसका रिजल्ट आपका एयर पोल्यूशन पे पड़ता है। इसका रिजल्ट आपका एपी से मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट में, एयर पोल्यूशन पे पड़ता है। अब देखिए सिमिलरली होता क्या है, जिस तरह यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है उस तरह से आपका वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन भी होता है ज्यादा आवाज की वजह से। ठीक है, ये भी आपका टेक्नोलॉजी का बहुत बुरा इम्पैक्ट है। अब देखिए, अनचेक्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हो रहा है, इसकी वजह से आपका नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स में कमी आ रही है। उसके वजह से आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अब देखिए, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है जो कि आपका एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हम लोग कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को जो कि आपका एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करती है, डैमेज नहीं करती है, उसको हम लोग कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब इस तरह की जो, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एंड यू हैव टू डू आंसर राइटिंग बाय योर ओन। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू राइट और टू डू आंसर राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है आपकी, ये आपका रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जो कि आपका एवर लास्टिंग होता है, जो कि आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है एनवायरनमेंट में, विच आर अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आपका किसका? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। ये चीज याद रखिएगा, ये सब आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और करना ही चाहिए कि आपका इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज में कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो रीन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका एवर लास्टिंग होता है, कभी खत्म नहीं होता है। अब देखिए, ये पोल्यूशन इसकी वजह से नहीं होता है, इस तरह के सोर्सेज की वजह से, जो कि आपका कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। यू नो व्हाट इज एफिशिएंट? अब देखिए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट होता है, ये हम लोगों के अर्थ को जो है वो एक बेटर प्लेस बनाता है टू लिव, क्योंकि यहाँ पर लोगों को नुकसान जो है वो कम हो रहा है और यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी नुकसान कम हो रहा है। इसका एग्जांपल ये है कि जब हम लोग ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका 20% एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करता है, उसका 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज लॉस्ट एज हीट। तो वो हीट के तौर पे 80% जो है उसका निकल जाता है एनर्जी। ठीक है, ये 80% जो है लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकैंडेसेंट लाइट। अब देखिए, एलईडी लाइटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 80% है। अगर एलईडी की बात करें तो इसका एनर्जी एफिशिएंसी जो है, एलईडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 80% एफिशिएंसी के साथ वो काम करता है। इसका मतलब ये है कि 80% इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। 80% एफिशिएंसी मतलब 80% इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपका एलईडी के केस में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सिर्फ 20% ही लूज हो रहा है। यहाँ पर कितना परसेंट लूज हो रहा था इनकैंडेसेंट बल्ब में? 80%। लेकिन एलईडीज में कितना? सिर्फ 20% एनर्जी जो वो है लूज आपका यहाँ पर हो रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 80% जो है कन्वर्ट हो जा रहा है लाइट एनर्जी में, सिर्फ 20% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पर सिर्फ 20% लॉस हो रहा है, यहाँ पे 80% लॉस हो रहा था इनकैंडेसेंट लाइट के मामले में। तो इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं, अब देखिए इसका आउटस्टैंडिंग ऑपरेशनल लाइफ है कि इसका 1 लाख घंटे तक आप लोग एलईडी बल्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना? 1 लाख घंटे तक, 1 लाख आवर्स तक आप लोग इस एलईडी बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही इसकी लाइफ है। इसके अलावा आपका अगर आप एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं 8 घंटा एक दिन में, तो ये अराउंड 20 ईयर्स तक आपका चलता रहेगा। ठीक है, 20 साल तक आपका काम करेगा। इसके अलावा आपका एलईडी लाइट्स जो है दे आर फ्री ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। एलईडी लाइट में आपका टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें आपका टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल भी नहीं होता है। तो ये सारा एडवांटेजेस है आपका
इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने का, जिसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपका एलईडी लाइट से आप लोग लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। एंड दे आर 100% रिसाइक्लेबल, और इसके बर्बाद होने के बाद भी, यानी कि जब ये कोई काम का नहीं रहा, तो इट कैन बी रिसाइकल्ड। आप लोग जानते हैं ना कि जब आपके घर का कोई एलईडी जो है वो फ्यूज कर जाता है तो फिर वो एक्सचेंज हो जाता है, आप दुकानदार को दे देंगे तो उसका बदल के आपको दे देगा दूसरा। तो एलईडी लाइट्स को आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली जहाँ पे आप ट्रेडिशनल बल्ब्स में कुछ सेकंड लगता है फुल ब्राइटनेस पहुंचने के लिए, एलईडी लाइट्स में आप जैसे ही ऑन करेंगे वो अपने मैक्सिमम ब्राइटनेस तक फौरन से पहुंच जाएगा। इसके अलावा हीटर्स है, एयर कंडीशनर है, ये आपका इसमें स्टार लेबल्स लगा रहता है। एसी में आप देखेंगे 4 स्टार 5 स्टार लेबल लगा रहता है, क्योंकि ये इसके एनर्जी एफिशिएंसी का रेटिंग होता है, जो कि आपका कंज्यूमर को अवेयर करता है, बताता है कि एनर्जी सेविंग आप कितना ज्यादा कर सकते हैं अपने इन प्रोडक्ट्स में। जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्स होगा उतना ज्यादा सेविंग होगी एनर्जी की, और जितना ज्यादा सेविंग होगी एनर्जी की उतना ज्यादा सेविंग होगी पैसे की। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया आपका इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के बारे में। चलिए फटाफट से ये समझ लेते हैं कि सोशल इनिशिएटिव क्या है एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं एनर्जी को बचाने में। लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, सोशल इनिशिएटिव के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, स्टेप्स के बारे में। अब देखिए, ये कॉमन सेइंग है कि एनर्जी जो सेव होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को एनर्जी को वेस्ट करने से यूजलेस जो एनर्जी का वेस्ट होता है उससे हम लोगों को बचाना चाहिए। अब देखिए, हर जगह ये किया जा सकता है, हमारे घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह फैक्ट्रीज में, कहीं भी किया जा सकता है। और हम लोगों को एफर्ट्स जो है वो लगाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से रफली 10% जो होता है पॉपुलेशन इंडिया का, ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी 10% जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं रही है। अब देखिए, कुछ पार्ट्स में तो इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही सर्वाइव कर रहे हैं 6 से 10 घंटे हर दिन। कुछ पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ पार्ट्स में 6 से 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है उनको, और इसको रोकने का बस एक ही उपाय है, दैट इज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, हम लोग कुछ ऐसा काम जो कि कर सकते हैं जिससे हम लोग का एनर्जी जो है वो कंजर्व हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बचा सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हम लोग को फैंस को और लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फैंस को और लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, और व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी बात कि हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जैसे कंप्यूटर है, टेलीविजन है, इनको स्टैंड बाय मोड पे नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उसको खुला छोड़ दिया, यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑन करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर कुछ भी हो, कंप्यूटर्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, टीवी हो, रेडियो हो, इसको स्टैंड बाय मोड पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि आप इंश्योर कीजिए कि सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चले। लगभग वही बात कर रहा है कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चले। अगर आपको उसकी जरूरत है तभी आप उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इस्तेमाल कीजिए, चाहे आपका कूलर हो, चाहे पंखा, कुछ भी हो, नहीं तो आपका इस्तेमाल नहीं कीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। चौथी बात यह है कि एलईडीज का आप लोग इस्तेमाल किया कीजिए ताकि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे सेव कर पाए कंपेयर टू बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट लैंप्स। ठीक है, फ्लोरेसेंट लाइट्स। तो यहाँ पे आप लोग एलईडीज का इस्तेमाल करिए, एलईडीज का इस्तेमाल कीजिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। अब देखिए, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करना चाहिए विद हायर स्टार रेटिंग्स। जितना ज्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना ज्यादा एनर्जी कंजर्वेशन होगा, उतना ज्यादा पैसा बचेगा। हायर स्टार रेटिंग, ठीक है। और आखिरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो वहां पे भी आपका एनर्जी जो है वो कंजर्व होगा। जहां पर आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें, एनर्जी बचाएं, यूज इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए,
हम लोगों को अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को एनर्जी क्राइसिस के बारे में अवेयर करते रहना चाहिए कि एनर्जी की बहुत कमी है, उसे बचाओ, सेव करो, फालतू बर्बाद नहीं करो। पंखा इधर चल रहा है उधर चल रहा है, इससे रोकना चाहिए। या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को अच्छी तरीके से समझा है, और सवाल आपका एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। और यहाँ पे साथ ही साथ हम लोगों ने इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात की है। तो खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। इसी तरह हमारे साथ बने रहें मेरे चैनल ओएस फ्री लर्निंग में, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और ज्यादा से ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइबर्स को बढ़वाएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला अगले फ्यूचर में आप लोगों के लिए कंस्टेंटली जो है वो वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए खैर, अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।